नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 47 जो कि क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए है। अब देखिएगा कि अपने जो अभी तक पढ़ा है वो था रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही थी, अपनी टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल। और रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो है अपने पढ़ रहे थे ओएस्ट्रस साइकिल। क्या पढ़ रहे थे अपने? ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल को मैंने बताया था कि केवल और केवल ये जो है नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाने वाली एक जननांगों में चक्रीय परिवर्तन है, जिसको हम चार भागों में बांटते हैं। प्रोएस्ट्रस, दूसरा है ओएस्ट्रस स्टेज, और तीसरी है मेटाएस्ट्रस, और चौथी स्टेज कौन सी होती है? एनाएस्ट्रस या डाईएस्ट्रस। तो कल अपने दो स्टेज पढ़ ली थी, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस स्टेज। प्रोएस्ट्रस के अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर जो है एस्ट्रस स्टेज से पहले की अवस्था होती है, इसका जो नियंत्रण है वो एफएसएच के द्वारा होता है, यानी एफएसएच हार्मोन एडिनोफाइसिस का वो बनता है। और इस दौरान जो है विभिन्न प्रकार के पुटक भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अंदर दिखाई देते हैं, यानी पुटक जो है वो अगली अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा इस अवस्था के अंदर यदि हम बात करें तो अंत में जो पुटक बनता है तो इसमें जो लास्ट पुटक बनता है उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल की थीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फॉलिकुलर सेल के द्वारा ही बनता है और थीका इंटरना के द्वारा भी बनता है। उसके द्वारा इसके अलावा इस अवस्था के अंदर जो है वो वेजाइना के द्वारा सैगुइनस फ्लूइड जो है वो उसका स्त्राव होता है। और साथ में जो न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी संख्या इस अवस्था के अंदर क्या दिखाई देती है? ज़्यादा दिखाई देती है। यानी वेजाइना के अंदर जो है वो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, यानी उसकी परत डिवीजन होने से वेजाइना की जो परत है वो मोटी हो जाती है। और साथ में जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड के अंदर न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल दिखाई भी देती हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था कि इस अवस्था के अंदर जो है गर्भाशय और जो योनि दोनों की जो थोड़ा सा दीवार कह दें या एरिया कह दें वो कंजस्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंजस्टेड हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था है, और इस अवस्था में बताया था मैथुन भी संभव नहीं होता है, क्योंकि वेजाइना जो है वो एक प्रकार से मैथुन के लिए तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि वेजाइना जो है उससे होकर के सैगुइनस फ्लूइड बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन के अंदर मैथुन संभव नहीं होता है। दूसरी कंडीशन है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन तो बनता ही बनता है, परंतु यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इस दौरान क्या होता है कि जो अंडोत्सर्ग है वो घटना इसमें संपन्न होती है। और इस कारण इस अवस्था को हम कान्मोन्माद काल या हीट पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि हीट पीरियड या कान्मोन्माद काल मैंने बताया था ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर जो सीजनल ब्रीडर्स को जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। और इन सीजनल ब्रीडर जंतुओं के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित ऋतु में जनन होता है, और इस निश्चित ऋतु में जनन के दौरान जब अंडोत्सर्ग की अवस्था संपन्न होती है तो उस अंडोत्सर्ग के दौरान ही मादा नर को मैथुन के लिए आमंत्रित कर सकती है या मादा नर मैथुन के लिए तैयार हो सकती है। और उस पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? हीट पीरियड कहते हैं। और हीट पीरियड का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या हो रहा होता है? ओवुलेशन हो रहा होता है। तो ओवुलेशन का मतलब ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है? हीट पीरियड होता है। क्या कहते हैं इसको? हीट पीरियड कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था कि इस ओएस्ट्रस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो अब सेल्स हैं वेजाइनल जो एपिथेलियल थी और साथ में जो यूटिलिस थी, उनके अंदर क्या होता है? क्रिएटिन युक्त जो है क्रिएटिन नामक जो प्रोटीन उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो इन सेल्स जो है क्रिएटिनाइज्ड हो जाती हैं। तो जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसके अंदर क्रिएटिन युक्त सेल्स जो अपने को दिखाई देती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इससे जो अगली अवस्था आती है उसको हम कहते हैं मेटाएस्ट्रस स्टेज। तो अब अपने 3 नंबर स्टेज जो है उसको हम कहते हैं मेटाएस्ट्रस स्टेज। ओएस्ट्रस स्टेज। अब मेटाओएस्ट्रस स्टेज की यदि हम बात करें तो ये ओएस्ट्रस स्टेज के बाद की अवस्था है। अब देखिएगा इसको ल्यूटिल अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ल्यूटिल अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि जैसे ही ओएस्ट्रस स्टेज के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्राफिन पुटक फट जाता है। फटने के बाद में क्या होता है कि अंडोत्सर्ग हो जाता है और अंडा जो है वो
फैलोपियन ट्यूब की ओर चला जाएगा। उसके बाद में जो शेष बची हुई पुटक कोशिकाएं वो इकट्ठा होकर के एक संरचना का निर्माण करती है, इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम वास्तव में क्या होता है कि वहाँ पर ल्यूटिन नामक छोटी छोटी पीली वसाई बूंदें इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने से जो संरचना बनती है उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो इस अवस्था को हम ल्यूटियल स्टेज भी कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूटियल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान किसका निर्माण हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है। अब देखिएगा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण इस अवस्था में हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था के अंदर एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनना शुरू होता है। और कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए ये कह सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एडेनोएफाइसिस का वो जिम्मेदार होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इस अवस्था के अंदर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, वेजाइनल फ्लूइड कह सकते हैं, सेगनेस फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर अब क्या होगा कि क्रिएटिनिक कोशिकाएं तो दिखाई देंगी, साथ में क्या होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जो WBC हैं या यूँ कह सकते हैं श्वेत रक्ताणु, वो भी अपने को क्या है इसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। अब यदि इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं कि पहली कंडीशन तो ये है कि यदि मादा गर्भ धारण कर लेती है, मादा क्या कर लेती है? गर्भ धारण कर लेती है। तो उसमें क्या होता है कि गर्भ धारण अगर वो कर लेती है तो उसमें ये होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो जितने दिन तक उस जंतु के अंदर गर्भावस्था बनी रहेगी तो कार्पस ल्यूटियम भी बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बना रहेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है, यदि निषेचन हो जाता है, और निषेचन कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में होना है। तो फैलोपियन ट्यूब में अगर हो गया तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था तक बनी रहती है, प्रसव से ठीक पहले तक बनी रहेगी, और प्रसव के बाद में कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाती है। और यदि निषेचन नहीं होता है, दूसरी कंडीशन अगर अपनी हमारा निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, और नष्ट होते ही अगली अवस्था आ जाती है कौन सी? एन एस्टर्स साइकिल। अब एन एस्टर्स साइकिल जो है ये अगर आ जाती है तो इस अवस्था की अगर हम बात करें तो ये ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो हम चेंजेस देख रहे थे ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो सारे के सारे उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं। वो सारे के सारे यूँ कह सकते हैं कि गर्भ अवस्था को धारण करने वाले नहीं होते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसको लिख करके डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटाओस्टेरोन साइकिल की बात करें, इसे ल्यूटियल स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना का निर्माण होता है। इस अवस्था के लिए, या यूँ कहते हैं कार्पस ल्यूटियम के लिए, ल्यूटियम के बनने के लिए LH हार्मोन होना आवश्यक है। अगला क्या है? इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है तथा गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय को
इम्प्लांटेशन या आरोपण के लिए तैयार करता है। इसके लिए तैयार करता है, आरोपण या इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। और इस दौरान जो गर्भाशय और जो अपने वेजाइना होती है, इसकी जो दीवार है वो क्या हो जाती है, यानी ऊपर जो लेयर है वो क्या हो जाती है, पतली भी हो जाती है। देखो पहले मोटी हुई थी, अब क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। इस अवस्था में गर्भाशय व योनि की उपला स्तर पतला होने लगता है, इस अवस्था में हमें योनि द्वारा स्रावित द्रव में क्रिएटिन युक्त उपकला कोशिका के साथ साथ WBC भी दिखाई देती है। ये सारी चेंजेस जो किसमें आते हैं, मेटाओस्टर स्टेज के अंदर आते हैं। और अब क्या है कि अब दो कंडीशन है, यदि निषेचन हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा, तो इसका मतलब गर्भाशय यानी गर्भधारण के लिए तैयार है। और अब जो फोर्थ अवस्था है जिसको हम एनेस्ट्रस या डाइएस्ट्रस अवस्था कहते हैं, वो नहीं आएगी। और कब तक नहीं आएगी, जब तक कि शिशु का जन्म नहीं हो जाए, ना हो जाए, या यूँ कह सकते हैं कि गर्भावस्था पूरी ना हो जाए, या यूँ कहते हैं जब तक प्रसव ना हो जाए। तो प्रसव अगर हो गया या गर्भावस्था पूरी हो गई तो ये फिर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, और नष्ट होने के बाद में कौन सी स्टेज आ जाती है, एनेस्ट्रस स्टेज आ जाती है। तो पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन यदि निषेचन नहीं होता है तो उसके कुछ समय पश्चात, यानी कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होते ही, क्यों निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, नष्ट होते ही क्या होगा, एनेस्ट्रस या डाइएस्ट्रस स्टेज आ जाती है। तो अगली अवस्था कौन सी है, एनेस्ट्रस या डाइएस्ट्रस स्टेज है। अब एनेस्ट्रस स्टेज की यदि हम बात करें तो अब एनेस्ट्रस स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर कोई भी एस्ट्रस साइकिल वाले जो कंडीशन है वो अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या हुआ, FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, इनका बनना क्या है, एस्ट्रस साइकिल है। अब एनेस्ट्रस के अंदर पहली बात तो ये अवस्थाएं नहीं दिखेंगी अपने को, जो अपने चेंजेस जितने भी इन तीनों अवस्थाओं में देखे हैं, चाहे वो प्रोएस्ट्रस में हो, चाहे ओस्ट्रस में हो, चाहे मेटाओस्ट्रस में हो, चेंजेस अपने को एनेस्ट्रस में नहीं दिखाई देंगे। या यूँ कह सकते हैं एक प्रकार से अंडाशय गर्भाशय जनन के लिए तैयार नहीं होती इस अवस्था में। अब देखिएगा जो एक मध्यकाली जंतु है उसके अंदर ये अवस्था लंबी होती है, क्या होती है, ये लंबी होती है, जबकि जो बहुमध्यकाली जंतु इनके अंदर ये अवस्था क्या होती है, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि एक मध्यकाली जंतु के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज अब प्रजनन ऋतु समाप्त होगी तो उसके अंदर कौन सी अवस्था आ जाएगी, उस जंतु में एनेस्ट्रस आ जाएगी। अब जब नेक्स्ट प्रजनन ऋतु आएगी उतने समय तक एनेस्ट्रस स्टेज बनी रहती है, क्योंकि वो एक मध्यकाली जंतु क्या कर रहा है कि एक प्रजनन ऋतु में एक बार ही जनन कर रहा है, तो अब उसको अगली प्रजनन ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा। अगली प्रजनन ऋतु का इंतजार अगर करेगा तो उसके अंदर कौन सी अवस्था फिक्स होती है, एनेस्ट्रस स्टेज। और जो बहुमध्यकाली जंतु होते हैं उनमें क्या होता है कि एक जो जनन ऋतु है या प्रजनन ऋतु, उसके अंदर एक से ज़्यादा बार प्रजनन होना है, तो उसके अंदर एनेस्ट्रस स्टेज क्या होती है, छोटी होती है। और छोटी होती है तो इसका मतलब वापस उसके अंदर कौन सी आ जाती है, प्रोएस्ट्रस स्टेज जल्दी आ जाती है। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है कि एस्ट्रोजन जो कार्पस ल्यूटियम है वो विलुप्त हो जाएगी, और लुप्त होते ही क्या, विलुप्त का मतलब नष्ट हो जाएगी, नष्ट होते ही क्या होगा, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है तो जो गर्भाशय और योनि है जिसके अंदर उपला स्तर मोटा हो गया था वो धीरे धीरे और ज़्यादा पतला हो जाएगा, और पतला होने के कारण यानी वो अब गर्भधारण के लिए तैयार नहीं रह पाते हैं। उसके बाद में जो अपने अंडाशय हैं
उसके अंदर क्या होगा, अंडाशय के अंदर जो है पुट्टिकाएँ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि FSH नहीं बनेगा तो FSH नहीं बनेगा तो पुट्टिकाएँ अपने को दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण भी यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद में जो है जो WBC है उसकी जो संख्या है वो वेजाइनल जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या हो जाए अपने को ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो ये सारी अवस्थाएं जो है वो किसके अंदर आती है, इस एनास्टेस स्टेज के अंदर आती है। तो अपने फोर्थ स्टेज जो है उसकी लास्ट स्टेज है उसको अपने देखेंगे कौन सी है, एनास्टेस या डाइएस्ट्रेस स्टेज। फोर्थ स्टेज कौन सी है, एनास्टेस या डाइएस्ट्रेस स्टेज। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता समाप्त या कम हो जाती है। जिससे गर्भाशय व योनि आरोपण के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, अंडाशय में पुटक दिखाई नहीं देते हैं। अंडाशय में पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, अगली अवस्थाओं में जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि ये नहीं होगा तो साथ में क्या होगा, जो वेजाइनल फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड में WBC अधिक दिखाई देती है, WBC की संख्या अधिक दिखाई देती है, WBC दिखाई देगी। इसका मतलब कौन सी अवस्था है, वो एनास्टेस स्टेज है या डाइओस्टेस स्टेज है। अब देखिएगा यदि इस वेजाइनल फ्लूइड जो है या सेगमेंटस फ्लूइड है वो अगर निकल रहा है तो इसका मतलब तो कौन सी अवस्था आने जा रही है, प्रोएस्टेस स्टेज आ रही है। उसके अंदर कौन सी सीलिएटेड अपने ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम सेल उसके अंदर दिखाई देंगे प्रोएस्टेस में, इसके अंदर WBC की संख्या अधिक दिखाई देती है। अब देखिएगा मोनोएस्ट्रस स्टेज में, मोनोएस्ट्रस एनिमल्स में ये स्टेज लंबी होती है, जबकि पॉलीएस्ट्रस में एनिमल्स में ये स्टेज छोटी होती है। क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, छोटी होती है क्योंकि मोनोएस्ट्रस को अगली प्रजनन ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा, और अगली प्रजनन ऋतु का मतलब उस समय उसमें फिर FSH LH ये जैसे हार्मोन बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कोई भी हमने हार्मोन का जिक्र नहीं किया, बल्कि इस अवस्था के अंदर जो बने हुए तो हार्मोन पहले से थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो गया, डाउन हो गया है। तो इसका मतलब इस अवस्था में हमें कोई हार्मोन्स दिखाई नहीं देते हैं, और हार्मोन्स अगर नहीं दिखाई देंगे तो इसका मतलब अंडाशय अंड निर्माण के लिए तैयार नहीं है, और गर्भाशय आरोपण के लिए तैयार नहीं है, नहीं फैलोपियन ट्यूब निषेचन के लिए तैयार है। और वेजाइना के अंदर किस फ्लूइड के अंदर किसकी संख्या अधिक दिखाई देती है, जो WBC उसकी संख्या क्या दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो अपने अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, एनास्टेस या डाइएस्टेस स्टेज कहते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये एनास्टेस स्टेज है, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार से ये जो अवस्था है ये एक प्रकार से निष्क्रिय अवस्था है।
ये मध्य चक्र की कौन सी अवस्था है? एक तरीके से निष्क्रिय अवस्था, जिसके अंदर किसी प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं तो अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण होगा, नहीं गर्भाशय आरोपण के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अपने जो ये टॉपिक है मध्य चक्र ये समाप्त होता है। और मध्य चक्र की यदि बात करें तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इसको आउटलाइन। तो आउटलाइन इसकी यही है कि प्रो एस्ट्रस स्टेज पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था एस्ट्रस स्टेज है, तीसरी अवस्था मेटा एस्ट्रस है, चौथी अवस्था कौन सी होती है? एन एस्ट्रस। प्रो एस्ट्रस जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि 12 घंटे का टाइम लगता है, और उसके बाद में जो इस अवस्था के अंदर जो है योनि और जो अपने इसका गर्भाशय होता है मादाओं का वो कंजस्टेड होने लगते हैं, और साथ में अंडाशय के अंदर पुटक है वो बनने लगते हैं। और प्रो एस्ट्रस स्टेज का होने का रीज़न कौन सा है? हार्मोन है FSH हार्मोन है, और FSH हार्मोन जैसे जैसे बनेगा तो इस अवस्था के अंदर एस्ट्रोजन भी बनना शुरू हो जाता है। और अंत में जो वेजाइनल से सेगुइनस फ्लूइड है उसका स्त्राव होने लगता है, उसके अंदर जो है न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम सेल्स उस फ्लूइड के अंदर दिखाई देने लगती है। था साथ में यहाँ ग्राफिन फॉलिकल्स बनना शुरू होता है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो थिका इंटरना के द्वारा भी बनता है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? ओएस्ट्रस स्टेज। ओएस्ट्रस स्टेज के अंदर क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बनता है। अब ल्यूटिनाइजिंग बनेगा तो वो क्या करेगा कि ग्राफिन फॉलिकल को फटने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राफिन फॉलिकल जैसे फटेगा तो अंडा बाहर आ जाएगा और वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग होने का मतलब ओएस्ट्रस साइकिल में वो काल हीट पीरियड कहलाता है, और हीट पीरियड अगर आ गया तो उस दौरान मादा नर के साथ मैथुन की स्वीकृति प्रदान करती है अपनी, अगर ये बोले सीधा तो स्वीकृति प्रदान करेगी। उसके बाद में जो प्रो एस्ट्रस स्टेज ओएस्ट्रस स्टेज है उसके अंदर क्या होगा कि ये घटनाएं तो घटेगी घटेगी, इसलिए इस अवस्था को हम कानमोद काल या हीट पीरियड भी कहते हैं। किसको? ओएस्ट्रस साइकिल को। उसका रीज़न एक ही है क्योंकि इस अवस्था में क्या हो रहा है? अंडोत्सर्ग हो रहा है। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो अब सेल्स हैं, जो वेजाइनल सेल्स हैं, वो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके अंदर क्रिएटिन का जमा होने से वो क्रिएटिनाइज्ड हो जाती हैं, और क्रिएटिनाइज्ड सेल टूट टूट कर कुछ उस वेजाइनल फ्लूइड के साथ अपने को दिखाई देने लगती है। अब तीसरी अवस्था जो है वो कौन सी है? मेटा एस्ट्रस, जिसको हम कार्पस ल्यूटिल अवस्था कहते हैं या ल्यूटिल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल जो फटा था उसकी कोशिकाएँ इकट्ठा होकर के कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, इसलिए इसको कार्पस ल्यूटियम स्टेज कहते हैं। अब देखिएगा प्रो एस्ट्रस और ओएस्ट्रस स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, और तो मेटा एस्ट्रस के अंदर क्या है कि कार्पस ल्यूटियम बनने से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है, और इस मेटा एस्ट्रस स्टेज के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बने रहना आवश्यक है। उसके बाद में क्या होता है कि मेटा एस्ट्रस स्टेज के अंदर जो अब सेल्स होती हैं जो वेजाइनल फ्लूइड के अंदर आई हुई वो क्रिएटिनाइज्ड होती है, उसके साथ साथ उनमें WBC यानी श्वेताणु जो है वो भी दिखाई देने लग जाती हैं। और फोर्थ अवस्था कौन सी आती है? एन एस्ट्रस या डाई एस्ट्रस स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये अवस्था ऐसी है जो कि एक प्रकार से गर्भ अवस्था को रोक देने वाली अवस्था है। इसके अंदर कोई भी हार्मोन्स बनते नहीं हैं, और हार्मोन नहीं बनते हैं तो अंडाशय के अंदर या यूँ कह सकते हैं इसके दौरान इस अवस्था में जो बने हुए हार्मोन थे उनका लेवल डाउन हो जाएगा। कौन सी दो हार्मोन है वो मेन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा। डाउन होते क्या होता है कि जो अंडाशय है उसके अंदर अंडाणु निर्माण नहीं होगा, गर्भाशय वो आरोपण के लिए तैयार नहीं होगा, और यहाँ पर जो वेजाइनल फ्लूइड है उसकी मात्रा में उसकी वेजाइनल फ्लूइड के अंदर जो WBC की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्रिएटिनाइज्ड सेल्स हालांकि दिखाई देंगे, बहुत कम दिखाई देंगे। अब यहाँ पर WBC की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। उसके बाद में एन एस्ट्रस स्टेज है। ये जो जंतु जो जिनके एक मध्यकाली जंतु कहते हैं उनके अंदर ये स्टेज काफ़ी लंबी होती है, अगले प्रजनन ऋतु तक चलेगी, और जो डाई एस्ट्रस है उनके अंदर थोड़ी छोटी होती है, और जो पॉली एस्ट्रस होते हैं उनके अंदर और ज़्यादा क्या होती है? छोटी होती है। इस प्रकार ये चारों अवस्थाएं किसके अंदर आती है? ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर, और जो कि नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा हमने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया है कि मादा की वजाइना से रक्त का स्त्राव होता है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में रक्त का स्त्राव नहीं होता। एक बात निकल कर ये आ रही है कि इसके अंदर जो है ये जंतु हीट पीरियड शो करते हैं। हीट पीरियड का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर उस समय अंडोत्सर्ग होता है, तो उस घटना को हम हीट पीरियड कहते हैं। उसी समय इसके अंदर क्या हो, अगर निषेचन होता है या मैथुन होता है तो ही निषेचन, उस समय यदि इनमें मैथुन हो तो ही निषेचन की संभावना बढ़ती है। तो आज का अपने ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल अपने नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल चक्कर को समाप्त करेंगे। थैंक यू।